नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश सर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है त्रुटियों का संयोजन को आगे बढ़ाना और बचे हुए उदाहरणों को बता देना। आज हम उदाहरण भी बताएंगे और कोशिश करेंगे कि आज जो भी इस लेसन में बचा होगा, एक ही हेडिंग और बची हुई है सार्थक अंक, और उसको भी हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि हम सार्थक अंक कंप्लीट करें, आपको भाग वाला जो सिस्टम बताया था कि यदि हम त्रुटियों को ऐसी राशियां जो हमें भाग के रूप में मिलती हैं, अगर उनमें त्रुटियां आती हैं तो उनका संयोजन हम कैसे करते हैं। एक सवाल है, आप नोट कर सकते हैं। किसी तार का विद्युत प्रतिरोध R बराबर V बाई I, यही होना चाहिए। एक मिनट चेक कर लेते हैं फॉर्मूला, शायद इसमें गलत लिखा होगा। V बराबर होता है IR और R बराबर होता है V बाई I। इसमें गलत लिखा हुआ था, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर V बाई I। इससे इसका परिकलन किया गया और उसमें दिया गया कि V बराबर है 100 धन ऋण 5 वोल्ट। V का मान कितना दिया गया है? 100 धन ऋण 5 वोल्ट, ठीक है ना। और I का मान जो ज्ञात किया गया वो 10 धन ऋण 0.2 एम्पियर। I का मान 10 धन ऋण 0.2 एम्पियर, ठीक है ना। 10 धन 0.2 धन ऋण एम्पियर है। तो कह रहा है कि R के मान में परिकलन करिए और बताइए परिकलन में आने वाली त्रुटि ज्ञात कीजिए। अधिकतम त्रुटि आपको ज्ञात करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चाहे वो धन का सिस्टम हो, चाहे ऋण का सिस्टम हो, चाहे गुणा का सिस्टम हो या भाग का सिस्टम हो, हर कंडीशन पर 4 स्थितियां बनती थी। उसमें से 2 अधिकतम होती थी, 2 न्यूनतम होती थी। 2 अधिकतम जो होती थी वो धनात्मक भी होती थी, एक ऋणात्मक भी होती थी। तो सिंपल सा मेथड है, बहुत कठिन नहीं है। आपको सिर्फ शॉर्टकट में अभी लास्ट में जब हम लास्ट वाली वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पे सभी फार्मूलों को एक साथ आपको समझा देंगे। तो अगर आपको लेसन को पढ़ने में कहीं किसी फार्मूले में प्रॉब्लम आई होगी तो आपकी उस प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं और कैलकुलेट करने में ये हम बताते हैं कि जो हमने R की वैल्यू निकाली है, R की वैल्यू निकालने में हमें कितने प्रतिशत की त्रुटि का सामना करना पड़ा है। आपको तो पता है कि अगर हम जैसे गुणा वाले सिस्टम में निकाले थे कि हमें 2 राशियां दी गई थी, गुणा के रूप में थी, और उसमें हमने उनकी प्रतिशत त्रुटि निकाल रखा था। तो प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमने पहले मान की प्रतिशत त्रुटि निकाला, फिर दूसरे मान की प्रतिशत त्रुटि निकाला और फिर दोनों मानों को जोड़ दिया। यहाँ भी आप वैसे ही कर सकते हो, बट यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा है कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। आपको प्रतिशत बताना है, उसके मान में कितनी त्रुटि आई है, वैल्यू में कितनी कमी आई है या कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, ये नहीं बताना है। हाँ, अगर आपकी मर्जी हो तो उसकी वैल्यू में भी जो कमी है वो निकाल सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले V बराबर IR या R बराबर V बटे I फार्मूला लगाएंगे और त्रुटियां जो दी गई हैं, ये जो त्रुटियां दी गई 5 और 0.2, इनको इग्नोर करके हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद इनको त्रुटियों को निकालते हैं। त्रुटियां निकाल करके जो मान वास्तविक होता है उसका उतना प्रतिशत निकाल के उसमें हम जोड़ देते हैं और घटा देते हैं, यानी कि धन और ऋण के साथ उसको ऐड कर दिया जाता है। यही हमने पिछले गुणा वाले सिस्टम में किया था। आप चाहें तो यहाँ पे भी वही काम कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्रतिशत त्रुटि बताना है। आगे जो बचेगा बताने के लिए उसको आप कर लीजिएगा, वैसे इसमें क्वेश्चन में तो पूछा नहीं गया है। तो आइए सबसे V के मान का जो परिकलन किया गया होगा उस परिकलन में कितनी त्रुटि आई होगी हम वो निकालते हैं। लिखते हैं V के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि, ठीक है ना। सबसे पहले V के परिकलन जब हमने किया होगा तो V के परिकलन करते समय हमें कितने % की त्रुटि आई ये हमें ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इसका जो त्रुटि है 5
बटे इसका वास्तविक मान 100 और गुणे 100, बचा आपका 5%। यानी कि भी के मान का जब परिकलन किया गया तो पता चला इसमें 5% की त्रुटि आ सकती है। अब दूसरा मान क्या दिया था, आई। आइए देखते हैं आई के परिकलन में। आई के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि, वही काम यहाँ भी करना है। ये त्रुटि है 0.2 बटे वास्तविक मान 10 गुणे 100। 100 से इसमें जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 बटे 10 बराबर 2%। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो विभव का जब परिकलन किया गया तो उसमें 5% की त्रुटि आ रही है, और धारा का जब परिकलन किया गया तो उसमें 2% की त्रुटि आ रही है। अब आपसे पूछा कि जब हम R की वैल्यू निकालेंगे R बराबर V बटे I से, तो बताओ R के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। तो सिंपल सा मेथड है, जोड़ना ही है। तो हम लिख सकते हैं R डेल R बटे R मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू डेल V अपान V मल्टीप्लाई 100 प्लस I डेल I अपान I मल्टीप्लाई 100। यही होती है अधिकतम त्रुटि का सूत्र। तो इसका मान तो हमारा 5 आ चुका है, इसका मान 2 आ चुका है, तो ये हो जाएगा 5 धन 2 बराबर 7% की। यानी कि हम जब R का परिकलन करेंगे तो R के परिकलन में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, अधिकतम 7% की त्रुटि आ सकती है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि वो त्रुटि आई कितनी, तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले इन त्रुटियों को इग्नोर करो और R बराबर V बटे I पे मान रखो और एक को कैलकुलेट करके मान निकालो। मान निकालने के बाद आप क्या करेंगे, वहाँ पे ये जो 7% की त्रुटि आई है तो मान लिखेंगे, फिर उस मान का 7% निकाल करके उसमें जोड़ देंगे और घटा देंगे। ठीक है ना, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। फिलहाल अभी जो इस न्यूमेरिकल में इस सवाल में पूछा है उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 7%। चलते हैं घात वाले का सिस्टम देख लेते हैं। यही बचा हुआ था एक आखिरी वाला, उसके बाद इसका भी कुछ प्रश्न लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर दो राशियां आपस में घात के रूप में जुड़ी हों, जैसे घात के रूप में कुछ इस प्रकार हो कि दो राशियां थी, एक थी a टू दी पावर m और दूसरी थी b टू दी पावर m और तीसरी थी आपकी z। तीसरी कौन थी, z थी। और आप चाहो तो z की भी पावर लगा सकते हैं। फिलहाल एक ही राशि होती है जो दो राशियों के साथ घात के रूप में जुड़ी होती है। जैसे आप जानते हो कि किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। तो घात आ जाती है कि नहीं आ जाती है। तो जब आपको ऐसी राशियों का सामना करना पड़ता है जिसमें घातें हों, तो घातों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको आइए आज पढ़ लेते हैं। तो अगर ये घात के रूप में है, और घात के रूप में आपको तो पता है घात के रूप में होते हुए गुणा में भी हो सकती हैं, घात के रूप में होते हुए भाग में भी हो सकती हैं, और आपस में उनमें कई कंडीशन बन सकती है। जैसे एक प्रकार से तो ये हो सकती है z इज इक्वल टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर m। ऐसा भी हो सकता है z इज इक्वल टू a टू दी पावर m अपान b टू दी पावर m। ऐसा भी हो सकता है कि z इज इक्वल टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b अपान c टू दी पावर n। आप कुछ भी कर सकते हो, n भी हो सकता है, घात चेंज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि m ही घात हो। हमने दोनों में m लगा रखा है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों गुणा में हो सकते हैं, दोनों भाग में हो सकते हैं, तीसरा भी कोई हो सकता है जो गुणा में हो, है ना। तो अच्छा, इसमें धन ऋण भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि हम धन ऋण वाला तो पीछे पढ़ ही चुके हैं। तो अगर धन ऋण वाला आता है तो भी वैसे आपको भी पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है, चाहे वो धन का हो, चाहे ऋण का हो, चाहे गुणा का हो, चाहे भाग का हो। सबकी अधिकतम त्रुटि निकालने के लिए हमें ज़्यादातर जोड़ना ही पड़ा है और कोई चारा हमें मिला नहीं है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा कि क्योंकि घात लगी हुई है तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा बहुत सटीक आने वाला है। सबसे पहले अगर ऐसी कंडीशन में हमें मिलते हैं, इनको मिटा देते हैं और शुरू करते हैं इनका कैलकुलेशन। जैसे लिखा हो z इज इक्वल टू a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b टू दी पावर n।
तो दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log z, m आगे आ जाएगा m log a, और mn आपको पता होगा log m n इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log, अच्छा ये घात कैसे सामने है ये भी आपके मन में सवाल होगा। अगर कोई संख्या ऐसी है log x टू दी पावर n, तो ये हो जाता है n log x, ठीक है ना। तो यहाँ से इसलिए घात सामने आ जाती है और ये आपका फाइनल बनता है n log b, ठीक है ना। तो दोनों तरफ log ले लिया। अब हमारा क्या काम बचा हुआ है उसको भी पूरा कर लेते हैं। दोनों पक्षों में हम अवकलन करते हैं। अवकलन करने से पहले आपको अवकलन का एक फॉर्मूला बता देते हैं कि अवकलन का फॉर्मूला होता क्या है। जैसे लिखा हो log x, अगर हम log x का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, तो सबसे पहले तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, इसका आंसर आ जाता है 1/x, और x का फिर से अवकलन किया जाता है। पहले हम log का करते हैं फिर x का करते हैं, तो log x का हो जाएगा 1/x, और x का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। क्योंकि अवकलन का रूल ही यही होता है। जैसे x टू दी पावर लिखा हुआ है m, तो x टू दी पावर m का जब अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या हो जाता है m x टू दी पावर m माइनस 1, यानी कि घात को पहले सामने लाते हैं और फिर घात से एक घटा देते हैं, ये हमारा अवकलन हो जाता है। वही काम यहाँ पे भी करना होता है हमें, लेकिन अगर log लगा होगा तो पहले तो log का 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। अभी log x का 1/x हुआ, x का अवकलन करेंगे, चूंकि x का अवकलन करने पर x की घात कितनी है 1 है, तो घात को सामने लाना होगा, 1 गुणे अब x की घात से 1 घटा देंगे, एक घात इसकी थी ही वही घट गई, तो बच्चा 1 गुणे x की घात 0, और किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे 1 बराबर 1, वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तो होता है log x का अवकलन 1/x, फिर x का होगा अलग से। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा डाउट लग रहा है तो आपको मैं एक अलग संख्या दिखा देता हूँ। जैसे लिखा हो log x², अगर इसका अवकलन आपसे करने को कहा जा रहा है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे 1/x², क्योंकि ये संख्या अभी आपको इस संख्या का अवकलन नहीं करना, अभी log का अवकलन करना है। तो log का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x²। अब हमें x² का फिर से करना होगा, यानी कि d/dx और x²। सो फाइनल आपका जो आंसर आएगा x² मल्टीप्लाई, अब घात सामने लेंगे, अवकलन का ये रूल है, और घात से 1 घटा देते हैं और ये हो जाता है 2 ऋण 1। सो 1/x² इज इक्वल टू 2x², स्क्वायर नहीं, घात 1 घट जाएगी तो x, यानी कि सिर्फ फाइनल बच्चा कितना 2x। अब आप यहाँ पे x से x काट सकते हैं, 2 1 कम 2/x, यानी कि 2/x। log x² का जो फाइनल आंसर आया वो कितना आया 2/x आया। तो इसी रूल से आइए इसका अवकलन करते हैं, और अवकलन करने के बाद जो भी कुछ बचता है, चूंकि दोनों पक्षों में करना है अवकलन, सो इसका हो जाएगा 1/z, और z का जब फिर से करेंगे तो इसका हो जाएगा फाइनल 1 नहीं होगा, क्योंकि x के सापेक्ष यहाँ पे हम अवकलन कर रहे हैं, तो हो जाएगा dz हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई dz इज इक्वल टू m का, तो m कांस्टेंट का अवकलन नहीं होता, आपको बता देते हैं। इसका हो जाएगा 1/a और dA और प्लस n और 1/b और dB हो जाएगा, ठीक है। हल करते हैं इन्हें, ये गुणा उड़ा कर लेते हैं, dz/z इज इक्वल टू m और dA/a प्लस n dB/b, ठीक है ना। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो समझ लो आपका आंसर भी आ गया है। और यहाँ पे हम अगर इन्हें भिन्नात्मक त्रुटियों के पदों में लिखें तो ये जो dz है, dA है या dB है, इसे आप डेल भी पढ़ सकते हैं, और ये आपका हो जाता है भिन्नात्मक त्रुटियों का मान। अगर अब इन्हें हम, अब यही आपका फाइनल आंसर है, अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यही इसका फाइनल आंसर है। आप यहाँ पे प्लस माइनस लगा सकते हैं, दोनों कंडीशनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना।
ये आपका फाइनल आंसर है। ये भिन्नात्मक त्रुटि आपकी आ चुकी है। आप इसे चाहो डेल जेड अपान जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस एम डेल ए अपान ए प्लस माइनस एन डेल बी अपान बी, जैसा कि मैंने कहा डी को आप डेल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये तो हमारी भिन्नात्मक त्रुटि आ चुकी है, आप इसे प्रतिशत त्रुटि में लिखना चाहते हैं तो सबको 100 से गुणा कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी 4 ही कंडीशन बनेगी, प्लस लेंगे फिर प्लस माइनस के साथ, एक बार माइनस लेंगे प्लस माइनस के साथ, तो 4 स्थितियाँ बनेगी। और यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस देखने को मिला, सिर्फ डिफरेंस यही है कि अगर घात वाली संख्याएं हैं तो उन घात को हम सामने ले लेते हैं, बाकी वही भाग वाली विधि, वही गुणा वाली विधि भी फिर से अप्लाई करना पड़ता है। यानी कि अब आपको बाकी बची हुई जो विधियां, जैसे मैंने भाग में बताया था, या दो संख्याएं गुणा में हो, घात में भी हो और भाग में भी हो, तीनों कंडीशन, जैसे आप कुछ ऐसा दिखा सकते हैं a टू दी पावर m मल्टीप्लाई b अपान c टू दी पावर n, या और यहाँ भी लिख सकते हैं e टू दी पावर x, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि अधिकतम जब भी हमें निकालना होगा तो सबको जोड़ना पड़ेगा बस। अगर घात होगी तो घात कुछ यूं सामने आ जाएगी। अब आइए इस पे एक आपको सवाल बता देते हैं कि इस पे आपको अंकित प्रश्न जो मिलता है उसे आप कैसे हल करते हैं। आपने देख तो लिया, हल तो कर लिया, लेकिन हल करने के बाद इसका एक उदाहरण भी देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, जैसे लिखा हुआ है, एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की त्रुटि आई। एक गोले की त्रिज्या नापने में 3% की त्रुटि आई और कह रहा है कि उसका अगर हम क्षेत्रफल नापे तो क्षेत्रफल नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो क्षेत्रफल है, त्रिज्या में कितनी त्रुटि है, 3% की त्रुटि है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। कह रहा है इसके क्षेत्रफल को मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि आएगी। तो ये हो जाएगा डेल a अपान a मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 4 पाई। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में त्रुटि उर्टि नहीं होती है ना, कि अगर सिक्के पे लिखा है 5 रुपया तो वो 5 रुपया होगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा। तो ये तो कांस्टेंट है, इसकी कोई त्रुटि की चर्चा तो हम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे घात है, लक्ष्य हमारा ये था कि घात वाली किसी संख्या का एक एग्जाम्पल दिया जाए। तो आप क्या करेंगे, घात को खटाक से सामने लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा डेल r अपान r मल्टीप्लाई 100, बस इतना ही करना है। अब ये हो जाएगा आपका डेल a अपान a मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 3, तो ये फाइनल हो जाएगा 2/3 6%। अर्थात उसका जब हम क्षेत्रफल नापेंगे तो क्षेत्रफल नापने में कितने परसेंट की त्रुटि आएगी, 6% की त्रुटि आएगी। एक सवाल और है जो भाग की विधि, ताकि आप ये ना कह सको सर आपने घात वाले में भाग नहीं बताया, भाग वाला, तो इसके लिए आपको उदाहरण दे देते हैं कि बेटा यहाँ पे भी अधिकतम त्रुटि निकालनी हो तो जोड़ना ही पड़ता है। आइए उसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए उसका उदाहरण देखते हैं। क्या कह रहा है कि सरल लोलक के एक प्रयोग में L की लंबाई, जो दोलक की लंबाई थी L, उसमें 0.1% की त्रुटि है और आवर्तकाल T को नापने में 3% की त्रुटि आई। और जो उसका फार्मूला हमें अप्लाई करना था, L अपान टी स्क्वायर अप्लाई करना था। तो बताओ कि L अपान टी स्क्वायर को अप्लाई करने में कितनी त्रुटि आ सकती है। एक बार देख लेते हैं। L को मापने में उसकी लंबाई 0.1% की त्रुटि आई, राइट। और कह रहा है टाइम यानी कि आवर्तकाल नापने में कितने परसेंट की त्रुटि आई है भाई, 3% की त्रुटि आई है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया गया है वो L अपान टी स्क्वायर लगाया गया है। तो बताइए, ये कोई भी चीज़ हो, कोई भी राशि हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो त्रुटि से मतलब है, वो भी अधिकतम त्रुटि। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो राशियाँ भाग में भी हैं और उसमें से एक घात में भी है और हमसे अधिकतम त्रुटि पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम जो त्रुटि निकालेंगे वो हमें इससे तो मतलब है, ये हो जाएगा डेल L अपान L मल्टीप्लाई 100। फिर किसका अधिकतम निकालना है तो जोड़ना है, सिंपल सी बात है, भाग वाला हो या गुणा वाला हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो डेल L अपान L मल्टीप्लाई 100 और प्लस का निशान, फिर ये घात नीचे वाला बच्चा तो सामने ले लेंगे और ये हो जाएगा डेल T अपान T मल्टीप्लाई 100। तो इसमें ये त्रुटि कितनी है भाई, L में 0.1,
धन 2 गुणे टाइम वाले में कितनी है 3% की, तो 0.1 प्लस 2 तिहाई 6, ये आपका फाइनल हो जाएगा 6.1% की फाइनल त्रुटि हमें इसमें प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो अब आपको हम भाग घात वाली भी एक एक उदाहरण आपको बता चुके हैं। अब शायद वीडियो का टाइम ज़्यादा हो रहा है, आप ऊब जाएंगे और इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है अपलोडिंग में, इसलिए हम आपको सार्थक अंक इसके जस्ट वाले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा लंबा सा लेक्चर हमें देना पड़ता है। मिलते हैं तो आपको अगली वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, इसे करना मत भूलिए।